हेलो फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं जो कि है मात्रक तथा मापन। इसमें हमने 2 वीडियो अपलोड दे दिया है। 2 वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा तीसरा वीडियो है। तो आगे के टॉपिक जो भी है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चैप्टर 1 है क्लास 11th का। तो देखिए, हमने ऐसा ही मात्रक पढ़ा है, 7 मूल मात्रक होते हैं वो पढ़ा है। तो उसके अलावा भी कुछ होते हैं जो हम सामान्य प्रयोग में यूज करते हैं। जैसे कि देखिए, आप लोग ये जानते होंगे कि 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है। 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड होता है? 60 सेकेंड। ये सब तो आप जानते होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है और पूछा जाए कि 1 आवर यानी कि 1 घंटा में कितना सेकेंड हो जाएगा। तो देखिए, 1 मिनट में कितना सेकेंड हो रहा है? 60 सेकेंड। तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। तो 60 को 60 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? यानी कि 60 गुने 60 सेकेंड, यानी कि कितना हो जाएगा? 3600 सेकेंड। ठीक है, ये हुआ। और ये भी आप जानते हैं। अब देखिए, 1 घंटा में हो गया। अब 24 घंटा में पूछा जाए तो क्या कितना? 24 आवर्स में कितना सेकेंड? तो 24 घंटा में हो जाता है 86,400 सेकेंड। ये याद रखिएगा, आप अपना निकाल भी सकते हैं। ठीक, ये कितना हो गया? ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 घंटा में 3600 सेकेंड और 24 घंटा में 86। इसको फिर 60 से गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा। 24 से गुना कर दीजिएगा तो इतना आ जाएगा, 86,400 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद आप लोग जानते होंगे, गांव घर में रहने वाले लोग हैं, 1 क्विंटल बराबर जानते होंगे कितना किलो होता है। तो 1 क्विंटल जिसको स्मॉल क्यू से लिखते हैं, कितना किलो होता है? 100 किलो होता है। 100 किलो को नहीं हम लोग 1 क्विंटल बोलते हैं, या फिर इसको 10 पर पावर 3 केजी लिख सकते हैं। ठीक, 10 पर 10 के स्क्वायर 100 केजी बराबर 1 क्विंटल। और उसके बाद आप लोग ये भी जानते होंगे कि 1 टन ये भी जानते होंगे। ये कितना होता है? टन को TON टन, ये होता है 10 क्विंटल के बराबर, यानी कि 10 क्विंटल यानी कि 1000 किलो। ठीक, 1000 केजी, या फिर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 10 के पावर 3 केजी। ये हुआ 1 टन में कितने किलो होता है? 10 के पावर 3 केजी, यानी कि 1000 किलो। ठीक है, उसके बाद रेडियन, डिग्री, ये सब जानते हैं। हम लोग कोण को किस में मापते हैं? रेडियन में। ठीक है, जैसे देखिए, अगर डिग्री में रहे, अगर उसको रेडियन में बदलना हो, मान लीजिए कि 1 डिग्री है और उसको रेडियन में बदलना हो, ये डिग्री में है, ये कौन सी में है? देखिए, पावर में ऊपर छोटा सा जीरो, उसको पढ़ते हैं डिग्री। इसको रेडियन में बदलना हो तो रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं कि पाई बाई 180 से गुना कर देते हैं। पाई बाई 180 से गुना कर देते हैं। ठीक, गुना कर देते हैं। ठीक, अगर डिग्री से रेडियन में आना हो, सॉरी, रेडियन से डिग्री में आना हो तो एकरा उलट देंगे, 180 बाई पाई से गुना कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, इधर एग्जांपल देते हैं। जैसे देखिए, 90 डिग्री को हमको अगर रेडियन में बदलना हो, 90 डिग्री को RAD मतलब रेडियन में बदलना हो तो कितना से गुना करना है? पाई बाई 180 से। तो 90 गुने पाई बाई 180 रेडी। ठीक, 0 से 0 कट गया, 9 दूनी 18 बराबर कितना हो जाएगा? पाई बाई 2 रेडियन। यानी कि ये जो है रेडियन में कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का मान पाई बाई 2। और इसी को अगर डिग्री में बदलना हो, ये रेडियन में पाई बाई 2 रेडियन है, इसको डिग्री में चेंज करना हो, डिग्री में। ठीक है, डिग्री में चेंज करना। तो क्या कहे थे कि 180 बाई पाई से गुना कर देंगे तो कितना है? पाई बाई 2 है गुने 180 बाई पाई से। ठीक है, तो पाई से पाई कट गया, 2 नमा 18 यानी कि 90 डिग्री आ गया। देखिए, डिग्री में 90 और रेडियन में पाई बाई 2। तो ये था सिंपल वाला जो भी है, सो मतलब ये सामान्य प्रयोग में यूज आते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि एक वायुमंडलीय दाब ये कितना के बराबर होता है? तो ये बराबर होता है 1.013 × 10⁵ PA, यानी कि
पास्कल। ये जो है 1.013 गुने 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। एक वायुमंडलीय दाब, प्रेशर को हम लोग पास्कल में मापते हैं, ठीक है। तो ये था जो सामान्य प्रयोग में आता है, वो सब लिख दिए, आप इसको नोट कर सकते हैं चाहे तो, ठीक। चलिए अब आगे है लंबाई का मापन, इसको देखते हैं। तो लंबाई को हम लोग मीटर में मापते हैं और भी कुछ। देखिए, तो लंबाई को मीटर स्केल से कहां तक मापा जा सकता है, तो सुनिएगा ध्यान से। लंबाई को मीटर स्केल से 10 पर पावर -3 से लेकर 10 के स्क्वायर तक मापा जा सकता है। लंबाई को मीटर पैमाना से, जो मीटर स्केल होता है, उससे कहां से कहां तक की दूरी को 10 पर पावर -3 से 10 के पावर 2 तक जो है मीटर स्केल से मापा जा सकता है। इसको लिखते हैं, ठीक। लंबाई का मापन मीटर स्केल से, मीटर स्केल या फिर इसी को पैमाना हिंदी में बोलते हैं, पैमाना से 10 पर पावर -3 मीटर से लेकर 10 के स्क्वायर यानी 10 पर पावर 2 मीटर तक की लंबाई को, लंबाई का मापन मीटर स्केल से 10 पर पावर -3 मीटर से लेकर और 2 मीटर तक की जा सकती है। अब आइए इसके बाद आते हैं, मतलब इसमें सिंपल समझिए कि जो मीटर स्केल से है ना लंबाई, उसको हम 10 पर पावर -3 से लेकर 10 पर पावर 2 मीटर तक की जो लंबाई होगी उसको हम माप सकते हैं, ठीक। अब आगे आइए, अब इससे कम 10 पर पावर -3 से कम की लंबाई को हम किससे माप सकते हैं, तो देखिए उसको जो है हम, एक यंत्र होता है जिसको वर्नियर कैलिपर्स बोलते हैं, यानी कि ए से कम तो 10 पर पावर -4, यानी कि समझ सकते हैं कि बहुत कम होगा। पावर में माइनस है यानी कि बटा में आ जाएगा। जैसे 10 पर पावर -3 कहने का मतलब क्या होगा कि 1 बटा में 10 पर पावर 3, तो इसको भाग करेंगे। एक पावर 3 कहने का मतलब कि 1000, तो 1000 को 1 से भाग कीजिए तो 0.000 आ जाएगा जो भी, ठीक है। तो 10 पर पावर -3 से लेकर 10 पर पावर 2 तक की लंबाई को मीटर स्केल से माप रहे हैं। अब ऐसे कम यानी कि 10 पर पावर -4 मीटर की लंबाई को हम लोग किस यंत्र से मापेंगे, लंबाई को वर्नियर कैलिपर्स, ये एक यंत्र होता है लंबाई मापने का, वर्नियर कैलिपर्स द्वारा मापा जाता है, द्वारा मापा जाता है, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे और हमारे साथ नोट कर रहे होंगे, ठीक है, आशा कर रहे हैं हम। अब आगे, अब 10 पर पावर -4 हो गया, अब एहू से कम आइए, तो 10 पर पावर 4 के बाद -5 मीटर। अब इसको किससे मापेंगे, तो इसके लिए दो यंत्र है और दोनों का नाम बताते हैं। एक है स्क्रू गेज और दूसरा है स्फेरोमीटर। स्क्रू गेज को हम पेंच मापी बोलते हैं और स्फेरोमीटर को गोलाई मापी बोलते हैं, ठीक। तो ये दोनों यंत्र से जो है हम क्या कर सकते हैं, तो 10 पर पावर -5 मीटर तक की लंबाई को माप सकते हैं। तो चलिए इसको भी लिखते हैं कि 10 पर पावर -5 मीटर तक की लंबाई को स्क्रू गेज, ये भी यंत्र है जैसे वर्नियर कैलिपर से, इसी को बोलते हैं पेंच मापी या क्या है, गोलाई मापी, जिसको स्फेरोमीटर बोलते हैं, गोलाई मापी जिसको स्फेरोमीटर बोलते हैं, द्वारा मापा जाता है, ठीक। आपको इसमें सिर्फ यही याद रखना है कि कहां से कहां तक की लंबाई को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। तो 10 पर पावर -3 से 10 पर पावर 2 तक मीटर स्केल, 10 पर पावर -4 के लिए है वर्नियर कैलिपर और 10 पर पावर -5 के लिए दो है, तो एक है पेंच मापी या फिर इसको इंग्लिश में स्क्रू गेज, स्क्रू गेज बोलिए, या दूसरा है गोलाई मापी या फिर स्फेरोमीटर, ये द्वारा मापा जाता है। तो ये है लंबाई का मापन के लिए, ठीक। तो इसको आप अगर नहीं नोट किए हैं तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
चलिए आगे देखते हैं बड़ी दूरियों का मापन। हमने लंबाई का मापन देखा है, तो देखिए अभी है बड़ी दूरियों का मापन। तो इसको हम बड़ी दूरी कहने का मतलब कि मान लीजिए कि यहाँ से हमको सूरज की दूरी ज्ञात करनी है, चंद्रमा की, कोई ग्रह है उसकी दूरी ज्ञात करनी हो, कोई तारा है, तो उसके लिए हम ये सब जो पीछे पढ़े उसका उससे तो नहीं ना हो पाएगा, उससे संभव नहीं है। तो उसके लिए जो एक विधि है उसको हम बोलते हैं लंबन विधि। ये लंबन विधि क्या है हम आगे बताते हैं। तो जो बड़ी दूरियों का मापन है वो स्फेरोमीटर या फिर जो भी है मीटर स्केल, इस सबसे हम नहीं माप सकते हैं। तो इसको हम किससे माप सकते हैं, तो एक विधि है जिसको बोलते हैं लंबन विधि। तो लिखेंगे इसमें क्या कि बड़ी दूरियों के मापन के लिए लंबन विधि का प्रयोग किया जाता है। क्या लिखेंगे कि बड़ी दूरियों, जैसे लिख लेते हैं, जैसे किसी ग्रह अथवा तारे की दूरी ज्ञात करना, किसी ग्रह अथवा तारे की दूरी, इसको ब्रैकेट बंद कर लीजिए। बड़ी दूरियों जैसे किसी ग्रह अथवा तारे की दूरी के मापन के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, के लिए लंबन विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब देखिए अब आते हैं कि लंबन विधि क्या है, यानी कि लंबन किसे कहते हैं। तो देखिए लंबन समझिएगा, आप किसी वस्तु को या फिर पेन हो, मार्कर हो, कोई भी वस्तु हो, उसको आप अपने घर की मतलब दीवार जो है उसके सामने इस तरह से रखिए और उसको क्या कीजिए, थोड़ा सा विधि खतरनाक है, आंख एगो बंद कीजिए एगो खोलिए, यानी कि आंख मारने वाला विधि है। ठीक, मतलब कहने का मतलब कि एगो खोल के और एगो से देखिएगा ना, अभी बता रहे हैं, यानी कि कोई मार्कर या फिर कोई भी पेन, कोई भी वस्तु है, उसको आप दीवार मतलब अपने घर में है तो आप घर की दीवार के सामने रखिए इस तरह से, और उसको क्या कीजिए कि एक आंख बंद कर लीजिए, चाहिए बंद कीजिए, चाहिए फिर ये, और चाहिए कोई मान लीजिए कि आप लेफ्ट वाला बंद कर रहे हैं तो राइट वाला खोल के और इसको ध्यान से देखिए। पहले तो आपको पूरा मतलब दोनों तरफ जो पीछे की वस्तु है सब दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही आप बंद करते हैं ये वाला लेफ्ट वाला आंख, तो क्या होगा कि थोड़ा सा इधर का साइड का जो भी वस्तु होगा वो मतलब दीवार थोड़ा सा कम दिखेगा और इधर का दिखेगा। और क्या कीजिए अब आएगा, अब कीजिए, अब क्या कीजिए कि इसको फटाक से खोलिए और इसको बंद कीजिए, यानी कि ये वाला को बंद कीजिए और ये वाला खोलिए, तो आपको क्या लगेगा कि एक जगह में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, मतलब लगेगा लेकिन वास्तव में नहीं होता है। जो एक जो कोई वस्तु है एक स्थान में जो परिवर्तन हुआ, इसमें जो परिवर्तन हुआ, परिवर्तन प्रतीत हुआ, इसी को हम कहते हैं लंबन। समझ में आया कि नहीं? एक बार और सुन लीजिए कि कोई भी वस्तु है उसको आप दोनों आंख से देख रहे हैं पहले, अब क्या कीजिए कि एक आंख बंद कीजिए और दूसरा आंख से देखिए। ठीक है, और फिर कीजिए दूसरा बार में क्या कीजिए कि आप ये आंख को फटाक से खोलिए और ये आंख को बंद कीजिए, तो आपको लगेगा कि जो वस्तु है, कोई भी वस्तु है यही मान लीजिए, तो इसके जगह में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, इसके स्थान में मतलब इधर से इधर खसक के आ गया है। तो ये जो प्रतीत होता है इसी को हम कहते हैं लंबन। तो लंबन क्या है, सिंपल इसका परिभाषा हो जाएगा कि दो विभिन्न बिंदुओं, यानी कि दो अलग अलग बिंदु कहने का मतलब दोनों आंख, ठीक है, दो अलग अलग बिंदुओं से देखने किसी वस्तु को देखने पर वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन प्रतीत होता है उसी को हम क्या कहते हैं, लंबन कहते हैं। यानी कि जो लगता है लेकिन वास्तव में नहीं होता है, वही मतलब जो लगा इसी को हम कहते हैं लंबन। प्रतीत जो हुआ वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन प्रतीत हुआ इसी को हम कहते हैं लंबन। तो लंबन का परिभाषा क्या हो जाएगा, चलिए इसको लिखते हैं। अब समझ गए होंगे, आप इसे करके प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। लंबन क्या है, तो दो विभिन्न यानी कि दो अलग अलग बिंदुओं, देखिए दो अलग अलग बिंदु कहने का मतलब क्या होता है कि दो आंख, ये आंख और ये आंख, जैसे आंखें दे देते हैं, जैसे आंख का मतलब नैन, आई,
दो अलग अलग बिंदुओं जैसे आंख से किसी वस्तु को देखने पर यानी कि वही पूरा नहीं लिखेंगे, आप समझ सकते हैं कि एक आंख बंद किया दूसर का से देखे, फिर दूसर का खोले, मतलब दूसर का बंद किया और पहला खोले। वस्तु को देखने पर जो उसकी यानी कि वस्तु की उसकी स्थिति में परिवर्तन प्रतीत मतलब लगना, प्रतीत होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे लंबन कहते हैं। ठीक, परिभाषा क्या है कि दो अलग अलग बिंदु है, यानी कि जैसे मैं आंख ले लीजिए, किसी वस्तु कोई भी वस्तु हो उसको देखिए, यानी कि एक आंख बंद कीजिए और दूसर का से देखिए, दूसर का बंद कीजिए, पहला से देखिए, तो क्या होगा, उसके स्थान में मतलब जो उसकी स्थिति में परिवर्तन प्रतीत होगा, यानी कि बदलाव नजर आएगा, लगेगा कि जगह में मतलब उसके जगह में परिवर्तन हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता, लगता है सिर्फ। और जो ये परिवर्तन हुआ इसी को हम कहते हैं, परिवर्तन प्रतीत हुआ इसी को कहते हैं लंबन। ठीक है, तो आशा कर रहे हैं कि आप लोग नोट कर रहे हैं, या फिर नहीं कर रहे हैं तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि लंबन विधि द्वारा किसी ग्रह यानी कि कोई प्लेनेट एस की दूरी डी ज्ञात करना। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ग्रह है, इसका नाम एस है, और ठीक है, और यहाँ पर मतलब धरती है, ये ग्रह यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लेनेट। और पीके क्या बोलता है, जो पीके फिल्म है उसमें आमिर खान क्या बोलता है अपने, कहता है कि गोला, यानी कि ये हम ही गोला का ना ही हमारा गोला दोसर है। तो ये मान लीजिए कि पीके का गोला है, पीके का गोला है, ठीक, और ये हमार नीचे जो है मतलब यहाँ से वो अपना गोला को देख रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पर है, धरती है यहाँ पर, और यहाँ से देखेगा तो किससे, अपने नैन से, यानी कि अपने आंखें से ना देखेगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो मतलब वो अपने आंख से देख रहा है धरती पर से अपने गोला को, अपने ग्रह। कौन देख रहा है, तो पीके यानी कि आमिर खान, ठीक, और ये दोनों आंख से देख रहा है। ठीक, थोड़ा सा कम कर देते हैं दूरी में, ये हो गया। और ये आमिर खान का दोनों आंख है, इसको ए नाम दे दीजिए, ये बी नाम दे दीजिए। तो दोनों आंख है, तो दोनों आंख के बीच दूरी होगा ना कुछ दूरी, कुछ ना कुछ होगा, तो इसको नाम दे देते हैं बी। और ये जो ग्रह से जो आंख की दूरी है वो कैपिटल डी है, ये भी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ कोण बन रहा है, यहाँ पर कुछ कोण बन रहा है, तो इसको बोलते हैं लांबिक कोण, लांबिक कोण या लंबन कोण, लांबिक कोण या लंबन कोण, इसको ध्यान से समझिएगा। लांबिक कोण, ये जो कोण बन रहा है यहाँ पर, इसको बोलते हैं लांबिक कोण या लंबन कोण। ठीक है, अब आगे देखिए, तो आगे क्या होता है, ये जो डी और जो बी है, इसका मान जो होता है, मतलब देखिए यहाँ से देख रहा है, बहुत दूर है उसका ग्रह पीके का, तो कोण होगा, जो कोण का मान होगा बहुत कम होगा, और जो डी बाई बी का मान होगा, डी बाई बी का मान होगा वो बहुत एक से क्या होगा, कम होगा, एक से कम होगा, यानी कि और थीटा जो कोण बन रहा है वो बहुत ही कम है, बहुत छोटा कोण है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं आगे क्या है, आगे क्या हो जाएगा। तो हमने इस तरह का फिगर, और मान लीजिए कि केंद्र है, और तो कोई वृत्त का केंद्र है, तो ये क्या हो जाएगा, ये त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा ना, रेडियस, तो ये भी क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, चाप हो जाएगा, हमने समतलीय कोण में बताया था। ठीक, तो देखिए दोनों त्रिज्या क्या होते हैं, सेम होते हैं, यानी कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इधर त्रिज्या ए एस नाम दे देते हैं, एस बराबर बी एस। ठीक है, और जो दोनों बीच आंख के बीच की दूरी क्या है, ए बी बराबर स्मॉल बी। ठीक है, ये हुआ। तो अब आगे देखिए आगे क्या होता है कि जो बी है, बी
वो बराबर में हो जाएगा d इंटू थीटा। ठीक, इसके बराबर हो जाएगा b इंटू डी, b बराबर हो जाएगा d इंटू थीटा के। तो अगर हमको थीटा d का मान निकालना हो, यानी कि ये d का मान निकालना हो, तो d बराबर क्या हो जाएगा, b इंटू में है तो इधर डिवाइड में लाएंगे, यानी कि b बाई थीटा। तो यही हमारा क्या आया, एक फॉर्मूला आया, आप इसको याद कर सकते हैं, ये फॉर्मूला आया। ठीक है, और इसके आगे भी देखिए, अगर d का मान हमको मालूम चल जाए, d का मान मालूम चल जाए, लिखेंगे इधर कि d का मान, मतलब d ज्ञात होने पर हम क्या कर सकते हैं, अगर d मालूम चल गया तो क्या कर सकते हैं कि इसका कोणीय व्यास भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। जो इसका हम कोणीय व्यास भी ज्ञात कर सकते हैं। कोणीय व्यास को मान लीजिए, व्यास को डायमीटर लिखते हैं, तो कोणीय व्यास बराबर मान लीजिए कि d, मान लीजिए d। ठीक है, और कोणीय व्यास हो गया d। ठीक है, कोणीय व्यास हो गया क्या, d हो गया, और उसका कोणीय व्यास नहीं, ये ग्रह का व्यास, ग्रह का व्यास d हो गया, और कोणीय आमाप या फिर कोणीय व्यास ले लीजिए, कोणीय आमाप वो हो गया अल्फा, इसको भी मान लीजिए अल्फा। जब ई दोनों मालूम चल जाए, मतलब d का मान मालूम चल जाए, तो कोणीय व्यास क्या हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा अल्फा बाई कैपिटल d। d बराबर हो जाएगा अल्फा बाई कैपिटल, अल्फा बराबर हो जाएगा, यानी कि कोणीय आमाप बराबर हो जाएगा d बाई कैपिटल d। ठीक, तो ये एक सूत्र ये भी आया। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा, एक सूत्र ये आया और एक ये अल्फा बराबर d बाई कैपिटल d, यानी कि अगर d का मान मालूम चल जाता है तो हम उसका कोणीय आमाप यानी कोणीय व्यास भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप इसे नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे है कि अति सूक्ष्म दूरियों का मापन, हमने बड़ी दूरियों का मापन देख लिया, अब अति सूक्ष्म यानी कि बहुत छोटी दूरी का मापन कैसे किया जाए, जैसे इसमें अणु का आकार का बारे में बताना है। तो देखिए, पहले समझ लीजिए कि अणु क्या होता है, तो आपने परमाणु अणु ये सब पढ़ा होगा। तो परमाणु क्या होता है कि कोई किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है, यानी कि एक न्यूनतम इकाई होता है, छोटा से छोटा भाग होता है जिसे, और अधिक उसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो अणु समझिए, इसमें अणु हमको समझना है। तो अणु क्या होता है कि जो तत्व के परमाणु होते हैं वो या तो समान परमाणु से मिलकर बना होगा, या फिर मतलब कम से कम 2 को मिलना चाहिए, 2 समान परमाणु या फिर 2 अलग अलग परमाणु से मिलकर जो पदार्थ बनता है उसको हम अणु बोलते हैं। जैसे एग्जांपल दे देते हैं, जैसे ऑक्सीजन है तो O प्लस O, मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों समान परमाणु है, तो जो मिलके बना O2 ये हो गया अणु। ठीक है, और इसी तरह N प्लस N यानी कि नाइट्रोजन मिलके बना N2 जो कि हो गया अणु। ठीक, उसी तरह आपने H2 प्लस O2 पढ़ा होगा, ये नहीं होगा, N प्लस N हो गया, और इसी तरह C प्लस C यानी कि C2 ये भी हो गया अणु। ठीक, तो अणु मतलब होता है कि या तो 2 समान परमाणु से मिलकर बना होगा या फिर 2 अलग अलग परमाणु से मिलकर बना होगा। तो देखिए, अणु का व्यास आकार कैसे निकाला जाता है, तो अणु का व्यास होता है 10 पर पावर माइनस 5 से 10 पर पावर माइनस 10 के मीटर के बीच होता है। इसका जो व्यास होता है डायमीटर, अणु का व्यास 10 पर पावर माइनस 5 मीटर से 10 पर पावर माइनस 10 मीटर तक होता है, यानी कि इसके बीचे होता है अणु का व्यास। ठीक, ये हुआ। अब आगे देखते हैं कि अणु का व्यास इतना हो गया। अब इसको कैसे मापा जाए, तो सूक्ष्मदर्शी भी बहुत तरह के होते हैं, सब में अलग अलग पावर होते हैं। अभी जो है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चल रहा है जो उसको माप सकता है अणु के आकार को, आगे बताते हैं। तो देखिए, 1 एंगस्ट्रॉम वाला नहीं मापेगा, 1 एंगस्ट्रॉम का जो होगा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी वो इसको माप नहीं सकता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 पर पावर माइनस 10 मीटर। ठीक, और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो दृश्य प्रकाश होते हैं, जो प्रकाश हमें दिखाई दे सकते हैं,
उसका जो तरंगदैर्ध्य होता है, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 700 नहीं 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, के बीच होता है, यानी जो प्रकाश हमें दिखाई दे सकते हैं बीच होता है। ठीक, अब देखिए अब क्या है, जो अभी जो वर्तमान समय में है वो 0.6 एंगस्ट्रॉम का 6 एंगस्ट्रॉम का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी कि माइक्रोस्कोप, ठीक है, इसका जो है अभी विकसित हो चुका है, जो कि अणु के आकार, परमाणु के आकार को मापने में सक्षम है। कितना का? तो 0.6 एंगस्ट्रॉम का। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना है? 10⁻⁻10 मीटर। तो इसको आप लगा सकते हैं 0.6 एंगस्ट्रॉम को, ठीक है। तो ये जो अभी विकसित हुआ है, मतलब अभी 0.6 एंगस्ट्रॉम का जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो विकसित हुआ है, उसी से हम क्या कर सकते हैं, तो अणु का व्यास, यानी कि उसके अणु के आकार को, डायमीटर को, परमाणु को माप सकते हैं, यानी कि उसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए लिखेंगे क्या कि 0.6 एंगस्ट्रॉम के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, देख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आप लोग जानते हैं वही होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से परमाणुओं अथवा अणुओं का आकार ज्ञात किया जा सकता, ठीक है। कितना एंगस्ट्रॉम का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होना चाहिए? तो 0.6 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।